नमस्कार बच्चों, सिंप्लीफाई एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 दैट इज प्लांट किंगडम। ठीक है, तो ये हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बच्चों सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें 3 सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस करने हैं। पहला जो है अपना वो रहेगा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये सबसे प्रिमिटिव है, सबसे अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये हमें डिस्कस करना है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों एक दूसरा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चों, और जो थर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पर आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है वो रहेगा अपना फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो कि आज की डेट में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड सिस्टम है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सभी को डिटेल में डिस्कस करते हैं बच्चों। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया? इट वाज गिवन बाय लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस। देखिए, हम हर चैप्टर में अभी तक कैरोलस लीनियस की बहुत सारी कॉन्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस कर चुके हैं। ये सभी की सभी कॉन्ट्रीब्यूशंस बच्चों आपको ध्यान रखनी है। पहले चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया है? फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया है कि कैरोलस लीनियस ने दिया है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, साइंटिफिक नेमिंग का एक सिस्टम है वो दिया है इन्होंने। सेकंड चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ही हैज गिवन टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, जिसमें इन्होंने प्लांटे और एनिमेलिया में सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था। ठीक है बच्चों, और यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि सबसे जो प्रिमिटिव सबसे अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो किसने दिया है? वो दिया है कैरोलस लीनियस ने। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है बच्चों आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में ये है, इट इज द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सबसे पुराना सबसे पहला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखिए चेंज होते रहते हैं। क्यों? जैसे जैसे हम लोग की नॉलेज बढ़ती रहती है धीरे धीरे साइंटिस्ट कम्युनिटी में और चीजें वो लोग अपडेट या चेंज करते रहते हैं। आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, लास्ट चैप्टर में आपने डिस्कस किया है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर धीरे धीरे 3 किंगडम, 4, 5 एंड 6, है ना? तो हम 6 किंगडम तक पहुंच चुके हैं। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर भी सेम चीज है। अगर हम लोग की नॉलेज अपडेट होगी, हमें धीरे धीरे चीजें और अंडरस्टैंडिंग हम लोग की बढ़ेगी, तो सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन भी धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं। देखिए, तो ये अर्ली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है और ये किस चीज पर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, ऊपर ऊपर से मोटे मोटे जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स है, जो चीज हमें दिख रही है, उन पर ये सिस्टम बेस्ड है। जबकि ये सिस्टम बहुत अच्छा नहीं है, बट बच्चों हमें पढ़ना तो है ही ना कि किस चीज पर बेस्ड है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि मैम कौन कौन से सुपरफिशियल और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात हो रही है, तो जैसे कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बच्चों यहाँ पर हैबिट की बात हो रही है ना, कि कोई ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है, उसकी लीव्स की बात कर रहे हैं। लीव्स में किस किस चीज की बात कर रहे हैं? लीव्स में हम 3 चीजों की बात कर रहे हैं कि लीव्स का नंबर कैसा है किसी प्लांट के ऊपर, लीव्स का कलर कैसा है प्लांट के ऊपर, और लीव्स का जो शेप है वो किस तरीके से है। तो यहां पर जो अपना आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है जो कैरोलस लीनियस ने दिया था, ये सिर्फ बेस्ड है मोटे मोटे सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर। बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स यहां पर हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। तो यहां पर एक चीज और लिख सकते हैं, फ्यू कैरेक्टर्स। टोटली बेस्ड है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर, उनमें से भी सभी कैरेक्टर्स हम कंसीडर नहीं करते हैं, थोड़े बहुत कैरेक्टर्स कंसीडर करते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये दो सिस्टम्स दो चीजों पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स एज वेल। ठीक है, दो चीजें कंसीडर करी थी कैरोलस लीनियस ने क्लासिफिकेशन के लिए प्लांट्स के, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स एंड अपना सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो दो चीजें हैं यहाँ पर। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हम पढ़ चुके हैं जैसे कि लीव्स का नंबर, कलर एंड शेप। लेकिन सेक्सुअल कैरेक्टर्स में बच्चों इन्होंने डिस्कस किया था एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर के बारे में। एंड्रोशियम क्या है बच्चों? हमें पता है एंड्रोशियम इज अ वर्ल्ड ऑफ फ्लावर। वर्ल्ड ऑफ किस चीज का वर्ल्ड है? स्टेमिन्स। और स्टेमिन क्या होते हैं अपने? स्टेमिन हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। स्टेमिन इस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है। ये क्या होता है इसका? ये होता है फिलामेंट एक स्टेमिन में, और जो ऊपर वाला पार्ट है जो फर्टाइल पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं एंथर। तो इन्होंने यहां पर बच्चों ये चीज भी कंसीडर करी, तो इन्होंने वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दी। यहां पर इन्होंने कहा कि हम एंड्रोशियम भी देख लेते हैं किस तरीके से है, क्या उसमें एक ही स्टेमिन है या उसमें बहुत सारे स्टेमिन है, या स्टेमिन की अरेंजमेंट किस तरीके से है। तो इस चीज को भी यहां पर बच्चों कंसीडर
किया गया है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ लिए आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में। आर्टिफिशियल सिस्टम कैरलस लिनियस ने दिया था, ये सबसे पहला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। ये दो चीजों पर बेस्ड होता है, या तो ये वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को कंसीडर करता है, या फिर यहां पर हम कंसीडर करते हैं बच्चों सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, और स्पेशली एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो ये बातें बच्चों हमें ध्यान रखनी है। चलिए, अब बच्चों ये सिस्टम यहां पर हमारा फेल हो जाता है, क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत सारी ऐसी लिमिटेशंस हैं जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, जिनकी वजह से ये सिस्टम फेल होता है। देखिए, पहली इंपॉर्टेंट चीज है इस सिस्टम की वजह से, क्योंकि ये सिस्टम बहुत ही मोटे मोटे सुपरफिशियल कैरेक्टर्स पे बेस्ड है, तो यहां पर बहुत ही जो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है वो दूर दूर हो जाती है। देखो, दिस सिस्टम हैज सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बिकॉज, क्यों बच्चों? बिकॉज दिस सिस्टम is based on morphological characters, या फिर हम लिख सकते हैं बच्चों few morphological characters, क्योंकि थोड़े बहुत ही कैरेक्टर्स लेके आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, कोई अच्छी चीज तो नहीं है। तो यहां पर इस वजह से क्या होता है बच्चों, जो बहुत ही पास वाली प्लांट स्पीशीज होती है वो दूर हो जाती है इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि आप कैरेक्टर्स भी बहुत थोड़े से कंसीडर कर रहे हो, आप ज्यादा कैरेक्टर्स ले ही नहीं रहे हो। तो एक यहाँ पर ये लिमिटेशन है बच्चों, और दूसरी लिमिटेशन यहाँ पर ये है बच्चों, दिस सिस्टम गेव इक्वल इंपॉर्टेंस टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर, जो कि बिल्कुल गलत है। इक्वल इंपॉर्टेंस टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स। देखिए, आज की डेट में हमें पता है कि जो हमारे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स होते हैं बच्चों, वो बहुत इजीली चेंज हो सकते हैं एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस से। ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स कैन बी इजीली ऑल्टर्ड या फिर चेंज्ड ड्यू टू चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट का बहुत फर्क पड़ता है किसी ऑर्गेनिज्म के वेजिटेटिव फीचर्स पर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि हम अभी आगे पढ़ेंगे, जिन जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है उन्हें पता है ये चीज। हम बहुत सारे प्लांट्स में हेट्रोफिली देखने को मिलती है। बहुत सारे प्लांट्स क्या होते हैं, उनमें हमें हेट्रोफिली देखने के लिए मिलती है। हेट्रोफिली का क्या मतलब है बच्चों? हेट्रोफिली का मतलब है एक ही प्लांट के ऊपर हैबिटेट चेंज होने की वजह से अलग अलग टाइप की लीव्स देखने के लिए मिलती है। जैसे कि जो लीव्स अपनी, मान लीजिए कोई पौधा है, ठीक है, और ये पौधा आधा आपका एयर में है इस तरीके से, और आधा आपका वाटर में प्रेजेंट है, ये वाला पौधा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं बच्चों? यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो लीव्स आपकी अंडर वाटर है, वो लीव्स आपकी बहुत ही पतली पतली रहने वाली है, इस तरीके से बहुत ही छोटी और पतली, ठीक है, ताकि वाटर फ्रिक्शन को क्या कर सके, रेजिस्ट कर सके। लेकिन बच्चों जो अपनी एरियल लीव्स होती है, एरियल लीव्स देखने के लिए मिलते हैं बहुत ही बड़ी बड़ी अपनी, ठीक है, यहाँ पर छोटी लीव्स है, स्मॉल लीव्स, और यहां पर अपनी रहेंगी लार्ज साइज लीव्स। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है बच्चों, ये क्या है, ये इसलिए है क्योंकि एनवायरनमेंट का असर पड़ता है किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने क्या किया, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को कंसीडर किया और इक्वली इंपॉर्टेंस दिए सेक्सुअल कैरेक्टर्स को। सेक्सुअल कैरेक्टर्स हमें पता है, सेक्सुअल कैरेक्टर्स बहुत इजीली अपने चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि वो किसको इन्वॉल्व करते हैं, वो इन्वॉल्व करते हैं गेमीट, डीएनए, वो सब। ठीक है, लेकिन जो अपने वेजिटेटिव फीचर्स होते हैं बच्चों, वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ बहुत ही जल्दी चेंज होते हैं। तो बच्चों बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस, कि भाई जो पास वाली स्पीशीज थी वो बहुत सेपरेट हो गई हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, बहुत थोड़े ही कैरेक्टर्स को कंसीडर करके क्लासिफिकेशन कर दिया है यहाँ पर। दूसरा प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर बच्चों, दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वेजिटेटिव फीचर्स और सेक्सुअल फीचर्स को इक्वली इंपॉर्टेंस दी गई है, जो कि बहुत अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, तो ये सिस्टम अपना फेल हो जाता है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट सिस्टम आता है बच्चों, वो है अपना नेचुरल सिस्टम। देखिए, नेचुरल सिस्टम किसने दिया है बच्चों? नेचुरल सिस्टम वाज गिवन बाय दो साइंटिस्ट अपने, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। मैं जेडी लिख रही हूं बच्चों, हुकर, या इसको बोलते हैं बेंथम एंड हुकर सिस्टम। ठीक है, बेंथम एंड हुकर सिस्टम भी बोला जाता है बच्चों। ये किस चीज पर बेस्ड है? देखिए, इट इज बेस्ड ऑन natural affinities among organisms. It is based on natural affinities among organisms. अब natural affinities का क्या मतलब है? Natural affinities का मतलब है कि इन्होंने morphological के साथ साथ external features को भी देखा. This system includes external
as well as internal features, as well as internal features। तो यहां पर बहुत सारे अपने इंटरनल फीचर्स को भी इक्वली इंपॉर्टेंस दी गई है। जैसे कि बच्चों कौन कौन से इंटरनल फीचर्स हैं, अगर हम यहां पर बात करें तो आप इसको याद कर सकते हैं ट्रिक से, UPEA। यूपी मतलब तुम मटर, है ना, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। तो यहां पर U स्टैंड फॉर अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर। सेल का आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं डीपली। P स्टैंड फॉर फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री में आप क्या कर सकते हो, एक प्लांट से मिलने वाले सारे केमिकल्स को आप देख सकते हो कि किस तरीके से केमिकल प्रोफाइलिंग जो है वो है। दूसरी एम्ब्रायोलॉजी को भी इन्होंने कंसीडर किया। एम्ब्रायोलॉजी का मतलब है बच्चों किसी प्लांट के अंदर या किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में किस तरीके का एम्ब्रियो बनता है, वो सब स्टडी कर सकते हो आप। और लास्ट है आपका एनाटमी। एनाटमी का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी, जैसे कि हम लोग 6th चैप्टर में पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा डिटेल में। प्लांट एनाटमी होगी, किस टाइप की टिश्यूज प्रेजेंट है, रूट कैसी है, रूट में कौन कौन सी सीक्वेंस या लेयर ऑफ सेल्स है, अगर हम किसी रूट का, स्टेम का, लीफ का सेक्शन कट करते हैं तो हमें कौन कौन सी सेल्स वहां देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो वो सब अपना आ जाएगा एनाटॉमी में। और एक्सटर्नल का मतलब बच्चों क्या है, एक्सटर्नल का मतलब होता है मॉर्फोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजी मतलब इन्होंने बहुत सारी चीजें कंसीडर करी हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या किया, सिर्फ मोटे मोटे ऊपर से थोड़े बहुत कैरेक्टर्स देखे और क्लासिफिकेशन कर दिया प्लांट्स का। लेकिन यहां पर क्या किया गया बच्चों, एक्सटर्नल फीचर्स के साथ साथ इंटरनल फीचर्स, वो भी बहुत सारे इंटरनल, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, फाइटोकेमिस्ट्री, एम्ब्रियोलॉजी एंड एनाटॉमी, इन फीचर्स को भी कंसीडर यहां पर किया गया है। ये थोड़ा सा उससे बेटर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है बच्चों, ठीक है। तो यहां पर ये बातें हमें ध्यान रखनी है कि यहां पर एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल फीचर्स को भी इन्होंने कंसीडर किया है। देखिए बच्चों, अब ये सिस्टम क्यों फेल होता है, देखिए इनके फेलियर का एक बहुत बड़ा कारण ये है बच्चों, this system does not considered phylogeny। देखिए इन्होंने इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं बताया कि कौन से पौधे कहां से किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं, पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों कि आज की डेट में हमें एक बात पता है, हमें ये पता है कि प्लांट्स में सबसे पहले अपना इवॉल्व हुआ एल्गा, ठीक है, लोअर प्लांट्स। इनके बाद कौन आए, इनके बाद आए अपने ब्रायोफाइट, जो कि हम इस चैप्टर में पूरा का पूरा इन सभी प्लांट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद अपने आए हैं बच्चों टेरिडोफाइट्स, है ना। हमें पता है कि पहले एल्गा, फिर ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट्स, फिर अपने आए हैं जिम्नोस्पर्म्स, और जिम्नोस्पर्म्स के बाद अपने आए हैं डायकॉट्स, एंड डायकॉट्स के बाद बच्चों सबसे लास्ट में अपने आए हैं मोनोकॉट्स। हमें पता है आज की डेट में, बट बच्चों इस सिस्टम ने क्या किया, यहां पर इस सिस्टम में इन्होंने पहले डायकॉट, फिर जिम्नोस्पर्म्स, और सबसे लास्ट में इन्होंने रखा है बच्चों अपने मोनोकॉट्स को। तो इनकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है इस सिस्टम की कि दिस सिस्टम पुट जिम्नोस्पर्म्स इन बिटवीन डायकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। दिस सिस्टम placed जिम्नोस्पर्म्स इन बिटवीन डायकॉट्स एंड मोनोकॉट। देखो ये तो होना ही था, अगर आप इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसीडर नहीं करोगे कि कौन कहां से इवॉल्व हुआ है, तो ये चीज होनी थी, इसलिए ये प्रॉब्लम आई है बच्चों। दिस सिस्टम प्लेस जिम्नोस्पर्म्स बिटवीन डायकॉट्स एंड मोनोकॉट्स। लेकिन आज की डेट में हमें ये बात पता है कि भाई पहले अपने आए हैं जिम्नोस्पर्म्स, फिर आए अपने डायकॉट्स, और फिर इवॉल्व हुए अपने मोनोकॉट्स, ठीक है। तो ये इनकी जाके बनी एक लिमिटेशन इस सिस्टम की, ठीक है। तो ये बात बच्चों हमें ध्यान रखनी है कि नेचुरल सिस्टम ने कभी भी फाइलोजेनी को कंसीडर नहीं किया है, और इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को डायकॉट्स और मोनोकॉट्स के बीच में प्लेस किया है, तो ये इनका ड्रॉबैक बना। इसके बाद बच्चों हमारा आता है नेक्स्ट सिस्टम। देखिए हमने जो लास्ट चैप्टर डिस्कस किया है वहां पे हमने किंगडम क्लासिफिकेशन डिस्कस किया है, तो वहां पे भी हमने यही पढ़ा है कि साइंटिस्ट आते रहे, नॉलेज को अपग्रेड करते रहे, और ज्यादा सिस्टम्स बनाते रहे। तो यहां पर भी बच्चों सेम चीज है, आर्टिफिशियल सिस्टम फेल हुआ, साइंटिस्ट को कुछ कमी लगी उसमें, तो उन्होंने नेचुरल सिस्टम दिया। अब नेचुरल सिस्टम की जो कमियां हैं उनको दूर करते हुए साइंटिस्ट लोगों ने नेक्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये बच्चों साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दिया है एंगलर एंड प्रेंटल, बट एनसीईआरटी इसका नाम नहीं देती है, तो हमें भी कोई जरूरत नहीं याद करने की। अब आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी बहुत ही मुश्किल है कि क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, नीट के एग्जाम में वो भी, तो हमें स्टिक टू एनसीईआरटी रहना है। हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्या है, आज की डेट में मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम है, मोस्ट
accepted system of classification, most accepted system of classification किस चीज पर बेस्ड है? It is based on phylogenetic relationship. नाम से ही पता चल रहा है phylogenetic system किस पे बेस्ड होगा बच्चों? Phylogenetic system is based on phylogenetic relationship. Phylogenetic relationship among organisms या between organisms. अब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का क्या मतलब है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। आपको पता है जो फाइलोजेनी वर्ड है ये कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि अभी तक हमने 2 चैप्टर्स अपने पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, हम 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं अब। हमने ऐसा हुआ ही नहीं अभी तक किसी चैप्टर में कि फाइलोजेनी वर्ड ना आया हो, फाइलोजेनी वर्ड हमेशा रहा है। फाइलोजेनी वर्ड का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कौन किससे इवॉल्व हुआ है। हमने 2nd चैप्टर में भी चीज डिस्कस की, अगर हम सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो एक कॉमन एंसेस्टर है, उनसे अपने बने हैं यू बैक्टीरिया, ठीक है। इसी कॉमन एंसेस्टर से अपने बने हैं आर्की बैक्टीरिया, और आर्की बैक्टीरिया जो है वो आगे चल के एक ब्रांच कहां निकल गई है? एक ब्रांच चली गई है आर्किया में, और एक ब्रांच से बने हैं बच्चों अपने प्रोटिस्टा। और हमें ये बात अब पता है प्रोटिस्टा से इवॉल्व हुआ है अपने फंगी, अपने प्लांटे और अपने सारे के सारे एनिमल्स। तो जो प्रोटिस्टा है दे आर कॉमन एंसेस्टर्स ऑफ फंगस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात पता चलती है फाइलोजेनी से? फाइलोजेनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें ये पता चलता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे ज्यादा क्लोज है। जैसे कि अगर हम बात करें कि एनिमल्स आर मोर क्लोज टू यू बैक्टीरिया और एंशिएंट बैक्टीरिया, तो हम देखेंगे एंशिएंट बैक्टीरिया। एंशिएंट बैक्टीरिया से जो अपने एनिमल्स है वो ज्यादा क्लोज है, ठीक है। तो ये सारी इतनी इंपॉर्टेंट बातें कौन बताता है? ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें हमें पता चलती हैं फाइलोजेनी से। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये है बच्चों, दिस सिस्टम assumes that organisms having same taxa belongs to या have common ancestors, ठीक है। जो दो अगर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सेम टेक्सा को बिलोंग करते हैं तो यहां पर चांसेस बनते हैं कि उनका एंसेस्टर भी कोई कॉमन होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कंसीडर करता है बच्चों यहां पर, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों यहां पर ये है कि जो ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम है ये अपना बेस्ड होता है फॉसिल्स के ऊपर, फॉसिल्स, ठीक है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम जब दिया जाता है तो उसका मेन जो बेसिस रहता है, जो मेन क्राइटेरिया रहता है वो रहता है अपने फॉसिल्स। फॉसिल्स की स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पे बताया जाता है कि कौन किससे ज्यादा क्लोज है, ठीक है बच्चों। लेकिन बच्चों अगर हमारे पास फॉसिल्स अवेलेबल नहीं है, इफ देयर इज अनअवेलेबिलिटी ऑफ फॉसिल्स, तो क्या करेंगे? फिर तो क्या होगा? अगर फॉसिल्स अवेलेबल नहीं है तो आपकी स्टडीज विल बिकम डिफिकल्ट। क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या हो जाएगा? स्टडीज बिकम्स डिफिकल्ट। अगर आपके पास फॉसिल्स नहीं है तो आप कैसे बताएंगे? तो बच्चों यहां पर टेक्सोनॉमिस्ट जो हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो टेक्सोनॉमी में इन्वॉल्व होते हैं, जो इन पर स्टडीज करते हैं क्लासिफिकेशन वगैरह के बारे में, उन्होंने बहुत सारी और टेक्निक्स बनाई और अलग अलग टाइप की टेक्सोनॉमी यहां पर इजाद हुई है, जिससे हम पता कर सकते हैं अगर हमारे पास किसी भी ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स अवेलेबल नहीं है, अगर हमारे पास फॉसिल्स नहीं है तो स्टडी को आसान बनाया गया है। किस तरीके से? 3 टेक्सोनॉमी है बच्चों हमारे पास यहां पर। पहला है अपना कीमोटेक्सोनॉमी। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के या किसी प्लांट के हमारे पास फॉसिल्स अवेलेबल नहीं है तो हम ये 3 चीजें करके देख सकते हैं कि क्या ये कोई नया प्लांट है या ये पुराना ही कोई प्लांट है। कीमोटेक्सोनॉमी। एक दूसरी जो हम करते हैं बच्चों वो है अपनी साइटोटेक्सोनॉमी, और लास्ट जो अपनी है बच्चों वो है अपनी न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। तो अगर फॉसिल्स नहीं है कोई टेंशन नहीं है, इन तीनों टेक्सोनॉमी में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। जो इनमें से सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है बच्चों वो है अपनी कीमोटेक्सोनॉमी, मोस्ट एक्सेप्टेड। क्यों? क्योंकि यहां पर अभी आप देखेंगे कि इसमें अपना इन्वॉल्व है, कौन इन्वॉल्व है यहां पर? यहां पर अपना डीएनए, आरएनए और जो अपने बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए मोस्ट एक्सेप्टेड
सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है या फिर मोस्ट एक्सेप्टेड टेक्सोनॉमी में है, ठीक है, अगर फॉसिल्स अवेलेबल नहीं है। चलिए इन सभी को बच्चों एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। देखिए पहला है अपना साइटोटैक्सोनॉमी। जो साइटोटैक्सोनॉमी है बच्चों, इट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। अगर हम साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की बात करें तो सेल की इंफॉर्मेशन, सेल की इंफॉर्मेशन में भी अगर हम बहुत डिटेल में जाए कि मैम किस चीज को डिस्कस करना है, तो सेल में जो इंफॉर्मेशन है वो होती है आपकी क्रोमोसोम्स। तो साइटोटैक्सोनॉमी जो है बच्चों वो बेस्ड होती है आपके क्रोमोसोम्स के ऊपर। अब क्रोमोसोम में क्या क्या और चीजें कंसीडर करते हैं, क्रोमोसोम में हम कंसीडर करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हम लोग कंसीडर करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, और हम लोग यहाँ पर बच्चों कंसीडर करते हैं मियोटिक बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स या फिर बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स, मियोटिक बिहेवियर, ठीक है। ये चीजें हम डिस्कस करते हैं। देखिए हमें पता है कि सभी के सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर मोस्टली जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो अलग होता है। तो अगर कोई नया प्लांट डिस्कवर हुआ है तो उसमें क्रोमोसोम नंबर अलग रहेगा, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे बहुत सारे टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है इस तरीके से तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। लेकिन अगर इस तरीके से जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल किनारे पे प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उनको हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पर दोनों आर्म्स अपनी बराबर रहती हैं, यहाँ पर एक आर्म बड़ी और एक बिल्कुल ही छोटी है, ना के बराबर होती है। तो ये हम सेल वाली यूनिट में पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। और मियोटिक बिहेवियर कि मियोसिस के टाइम पे जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं तो उनकी शेप क्या होती है, एल शेप है, जे शेप है, आई शेप है, ठीक है। तो साइटोटैक्सोनॉमी जो है वो टोटली बेस्ड है बच्चों क्रोमोसोम्स के ऊपर। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जो साइटोटैक्सोनॉमी अपनी होती है वो होती है बेस्ड ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर एंड क्रोमोसोम का मियोटिक बिहेवियर हम लोग वहां पर कंसीडर करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट अपना डिस्कस करते हैं बच्चों कीमोटैक्सोनॉमी। जो कीमोटैक्सोनॉमी होती है बच्चों, इट इज बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट। एक प्लांट में से सारे के सारे जो केमिकल्स है वो निकाल लीजिए, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट, और फिर उसकी प्रोफाइलिंग कर लीजिए कि इस प्लांट के अंदर कौन कौन से टाइप के केमिकल्स प्रेजेंट है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करें कि मैम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का क्या मतलब है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डीएनए, यहाँ पर हम आरएनए, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस प्लांट के अंदर जो नया प्लांट है या पुराना ही है, किसी से मैच कर रहा है बट हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, उसके अंदर किस किस टाइप के एरोमेटिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है, उसके अंदर किस टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट है। तो ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं बच्चों कीमोटैक्सोनॉमी के अंदर। और कीमोटैक्सोनॉमी अपना मोस्ट एप्रोप्रिएट है या मोस्ट परफेक्ट है, क्यों, क्योंकि इसमें हम डीएनए की स्टडी करते हैं। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, डीएनए की फुल फॉर्म हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, इट इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या फिर डीएनए की इंफॉर्मेशन बच्चों कभी भी गलत नहीं होती है, इसलिए यहां पर इसको माना गया है मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम, ठीक है। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है कि जब हम कीमोटैक्सोनॉमी करते हैं तो हम वहां पर एक प्लांट के अंदर या उसके सेल के अंदर प्रेजेंट सारे के सारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो दिस इज मोस्ट एक्सेप्टेड वन बाय द टेक्सोनॉमिस्ट। नेक्स्ट जो अपना रहने वाला है वो बच्चों न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। देखिए न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या करते हैं, जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है उसमें हम बहुत सारे फीचर्स को लेते हैं और कंप्यूटर्स का यूज करते हैं मोस्टली। दिस सिस्टम ए न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन वेरियस या ऑल ऑब्जर्वेबल फीचर्स। सारे के सारे ऑब्जर्वेबल फीचर्स जो हमें देखने से पता चल रहे हैं, जो हमें दिख रहे हैं कि प्लांट की हाइट कितनी है, शेप कैसी है, लीव्स कितनी है, कलर कैसा है, सब कुछ जो भी आप देखकर पता कर पा रहे हो ये सिस्टम उस पर बेस्ड है। तो हम इसमें क्या करते हैं, बेस्ड ऑन वेरियस या ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स एंड यूजिंग कंप्यूटर्स। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम यूज करेंगे बच्चों कंप्यूटर्स का, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है बच्चों, पहला स्टेप जो अपना रहता है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में वो रहता है लिस्टिंग ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स, लिस्टिंग ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, पहला स्टेप रहेगा। दूसरा स्टेप क्या रहेगा, कंप्यूटर्स का यूज करेंगे ऑब्वियसली। सेकेंड स्टेप अपना रहने वाला है नंबर एंड कोड्स आर गिवन टू ऑल द फीचर्स, नंबर्स एंड कोड्स आर गिवन टू ऑल द कैरेक्टर्स। जितने भी कैरेक्टर्स बच्चों हमने ऑब्जर्व किए हैं, नोट किए हैं, सभी को हम क्या करते हैं, नंबर दे देते हैं या कोड दे देते हैं।
फिर हम डाटा की प्रोसेसिंग करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में डाटा इज बीइंग प्रोसेस्ड। कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो डाटा इज बीइंग प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पर फायदा क्या है, यहाँ पर फायदा यह है कि आप एक साथ, आपको मैनुअली कुछ नहीं करना है, आपको कंप्यूटर में डाटा फीड करना है। मान लीजिए आपके पास 10 प्लांट्स हैं, तो आप सभी का क्या कर सकते हैं, आप सभी का डाटा फीड कर दीजिए कंप्यूटर में, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप बहुत सारे कैरेक्टर्स ले लीजिए, तो आप इजीली देख पाएंगे कि प्लांट नंबर जो ए है अपना, मान लीजिए प्लांट नंबर ए है, इसमें ये फीचर प्रेजेंट है या नहीं है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, टिक टिक टिक। तो आपको क्या करना है, आपको सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में फीड करनी है। लेकिन जो डाटा एनालिसिस होगा बच्चों, वो बहुत आसान हो जाएगा। देखो ये इंफॉर्मेशन आपको खुद फीड करनी पड़ेगी कि आप एक प्लांट में या एक अननोन प्लांट के अंदर आप क्या देख रहे हो, बट जो प्रोसेसिंग होगी कि भाई जो अपना ए प्लांट है मैम, इसके तो वही फीचर्स हैं जो अपने प्लांट डी के हैं, ये काम हमारा कंप्यूटर की हेल्प से बहुत आसान हो जाने वाला है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम ये कर रहे हैं कि मैम जितने भी फीचर्स दिखते हैं उन सबको नोट कर लेते हैं, उनको कोई कोड या नंबर दे देते हैं और फिर डाटा को प्रोसेस कर लेते हैं। इस तरीके से बहुत इजीली हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर पाते हैं बहुत सारे प्लांट्स के लिए, और हम इजीली पता कर सकते हैं कि कौन सा प्लांट जो किससे मैच करता है, या फिर ये जो प्लांट है, मान लीजिए बी कोई प्लांट है, ये किसी इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो किसी प्री एग्जिस्टिंग प्लांट से मैच करती है, तो हम इसको उसी ग्रुप में रख देंगे। अगर ये किसी प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप से मैच करता है तो वहीं रख देंगे। लेकिन मान लीजिए ये जो ए और डी प्लांट है, इनके जो फीचर्स हैं वो किसी से नहीं मिल रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं बच्चों, नया इसको नई ग्रुप बनाना पड़ेगा, नए ग्रुप में रखेंगे इसको। तो इस तरीके से प्लांट्स का जो है बच्चों क्लासिफिकेशन रहता है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, दिस सिस्टम गेव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल द फीचर्स, इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल द फीचर्स, इंपॉर्टेंस टू ऑल द फीचर्स। यहां पर जितने भी आपके फीचर्स रहने वाले हैं जो आप देख पा रहे हैं, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है, सारे से सारे कैरेक्टर्स जो हैं अपने वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास किसी प्लांट के, किसी ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स अवेलेबल नहीं है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कीमोटैक्सोनॉमी कर सकते हैं, हम लोग साइटोटैक्सोनॉमी कर सकते हैं, और हम लोग या फिर कर सकते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। सबसे बेस्ट कौन है बच्चों, सबसे बेस्ट है अपनी, या सबसे ऑथेंटिक हम लोग बोल सकते हैं, बेस्ट तो सभी है, सबसे ऑथेंटिक जो रहने वाला है वो रहने वाला है अपनी डीएनए की इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो डीएनए की इंफॉर्मेशन मतलब कीमोटैक्सोनॉमी, ठीक है। जो टैक्सोनॉमिस्ट है वो आज की डेट में कंसीडर करते हैं बहुत ज्यादा कीमोटैक्सोनॉमी को, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, अब बच्चों यहां पर हम इस चैप्टर को, प्लांट किंगडम को पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार हम इसी लेक्चर में इसका ओवरव्यू चेक कर लेते हैं कि मैम हमें इस चैप्टर में और क्या क्या पढ़ना है। देखिए जितने भी प्लांट्स हमारे पास आज की डेट में अवेलेबल है बच्चों, उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है अपने नॉन स्पर्मेटोफाइटा, नॉन स्पर्मेटोफाइटा। नॉन स्पर्मेटोफाइटा का मतलब है बच्चों वो प्लांट्स जिनमें कोई सीड नहीं है, नॉन सीडेड, आई मस्ट राइट दिस, नॉन सीडेड प्लांट्स, जिनमें कोई सीड देखने के लिए नहीं मिलती, वो आ जाएंगे नॉन स्पर्मेटोफाइटा में। दूसरे जो प्लांट्स अपने रहते हैं बच्चों वो रहते हैं स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब है सीड बियरिंग प्लांट्स, सीड बियरिंग प्लांट्स। जिन प्लांट्स के अंदर हमें सीड्स देखने के लिए मिलती हैं वो आ जाएंगे अपने स्पर्मेटोफाइटा में। अब बच्चों इनको फर्दर और डिवाइड किया जाता है। जो अपने नॉन स्पर्मेटोफाइटा है इनकी तीन डिविजन्स हैं, तीन डिविजन्स है ना, प्लांट्स में हमने पढ़ा था। सब बड़ी कैटेगरी क्या होती है, बड़ी कैटेगरी होती है किंगडम। किंगडम किससे बनता है, जो प्लांट्स का अपना किंगडम रहता है बच्चों वो बनता है डिविजन्स को मिला के। ऐसे ही हमने एनिमल्स के केस में पढ़ा हुआ है, जो किंगडम एनिमलिया वो किसको मिला के बनता है, वो बनता है बहुत सारे फाइलम्स को मिला के, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास कितने डिविजन्स हैं, यहां पर हमारे पास 5 डिविजन्स हैं प्लांट्स के अंदर। कौन कौन से डिवीजन है बच्चों, पहला जो डिवीजन है अपना वो है थैलोफाइटा, दूसरा अपना डिवीजन है बच्चों ब्रायोफाइटा जो नॉन स्पर्मेटोफाइटा के अंदर आते हैं, और तीसरा है बच्चा अपना टेरिडोफाइटा। ये तीन डिविजन्स आते हैं हमारे सब किंगडम नॉन स्पर्मेटोफाइटा के अंदर। ऐसे ही बच्चों यहां पर जो स्पर्मेटोफाइटा है उसके अपने दो डिविजन्स हैं, कौन कौन से, जिम्नोस्पर्मे डिवीजन, जिम्नोस्पर्मे एंड डिवीजन एंजियोस्पर्मे, ठीक है। ये अपने दो हो जाने वाले हैं यहां पर डिविजन्स, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। एक चीज और है बच्चों, यहां पर जो ये अपने थैलोफाइटा है इनमें आती है एल्गी। इनमें कौन आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे सारी की सारी एल्गी, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एल्गी के बारे में। ब्रायोफाइटा में बच्चों आपने आ जाएंगे ब्रायोफाइट्स, ठीक है, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस वगैरह आ जाएंगे।
यहां पर आप अपने आ जाएंगे हॉर्सटेल एंड फर्न्स वगैरह, टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। और इसमें आ जाएंगे अपने बच्चों सारे के सारे जिम्नोस्पर्म्स। देखेंगे हम लोग बहुत टॉल टॉल ट्रीज आती हैं जिम्नोस्पर्म्स में। और बच्चों एंजियोस्पर्म्स में आ जाएंगे अपने सारे के सारे एंजियोस्पर्म्स या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहां पर एक और नाम यूज होता है बच्चों, ये नॉन स्पर्मेटोफाइटा के लिए एक वर्ड यूज होता है क्रिप्टोगेमे, क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स। इनके लिए एक दूसरा वर्ड यूज होता है, इनको बोलते हैं फेनारोगैम्स, फेनारोगैम्स। क्या मतलब है इन वर्ड्स का? देखिए, क्रिप्टो वर्ड का मतलब होता है बच्चों हिडन, हिडन। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं अपने जिनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो हिडन है, हिडन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हिडन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जो अपने फिनारोगैम्स है यहां पर अपना रहने वाला है एक्सपोज्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सपोज्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, यहां पर सब कुछ क्या है अपना एक्सपोज्ड है। तो ये इतनी बातें बच्चों हमें डिस्कस करनी है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज और देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जो अपने एंजियोस्पर्म्स है बच्चों, एंजियोस्पर्म्स को फर्दर दो कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड किया गया है। एंजियोस्पर्म में क्या है, एंजियोस्पर्म में अपनी रहती है फर्दर दो और क्लासेस। कौन कौन सी क्लासेस हैं? एक अपनी है डायकोटिलिडनी, डायकोटिलिडनी, और एक अपनी रहेगी मोनोकोटिलिडनी, मोनोकोटिलिडनी। ठीक है, ये क्या है अपनी क्लासेस। जो डिवीजन एंजियोस्पर्म में है उसकी अपनी दो क्लासेस हैं। इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं बच्चों। जो डायकॉट्स होती हैं, डायकॉट्स की जो लीव्स होती हैं वो इस तरीके से नेटवर्क बनाती हैं, जाल बनाती हैं वेन्स का। ठीक है, एक तो ये पहचान है कि ये डायकॉट है प्लांट या मोनोकॉट है, टॉल होते हैं हल्के से। जो अपने मोनोकॉट्स रहते हैं इनकी लीव्स में हमें देखने के लिए मिलती है बच्चों पैरेलल वेनेशन। इस तरीके से जो वेन्स रहेंगी वो अपनी क्या रहेंगी, वेन्स जो रहेंगी एक लीफ के ऊपर वो सारी की सारी पैरेलल रहने वाली है। ये तो यहाँ पर मिल जाएंगी हमें वेन्स, वो भी कौन सी, पैरेलल। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा वेन्स का, हमें यहाँ पर मिल जाएगा बच्चों वेन्स का हमें एक बहुत बड़ा सा नेटवर्क। ठीक है, एक मेजर डिफरेंस बच्चों अपना ये रहता है कि इनकी सीड्स में यहाँ पर कितने कॉटिलिडन्स रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं अपने 2 कॉटिलिडन्स। और यहाँ पर कितने कॉटिलिडन्स रहते हैं, यहाँ पर अपने सीड में रहेंगे ओनली सिंगल कॉटिलिडन। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पर रहेगा हमारा 1 कॉटिलिडन सीड के अंदर। तो ये कुछ डिफरेंसेस है, बाकी हम डिफरेंसेस आगे डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमें कुछ इंफॉर्मेशन है जो चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें पता होनी चाहिए, है ना। जब हम एल्गा पढ़ेंगे, हम लोग ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट्स पढ़ेंगे, तो कुछ बातें हैं जो हमें पहले ही पता होनी चाहिए। जैसे कि यहीं पर नोट कर लेते हैं बच्चों। देखिए, जो फर्स्ट प्लांट्स हैं जिनमें फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो बनता है उनको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स रहने वाले हैं बच्चों, या फर्स्ट प्लांट्स रहने वाले हैं जिनमें हमें जाइगोट से एम्ब्रियो देखने को मिलता है, वो है अपने ब्रायोफाइट्स। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स जिनमें हमें एम्ब्रियो देखने के लिए मिलता है वो कौन है, ब्रायोफाइट्स। ऐसे ही बच्चों जो अपने फर्स्ट प्लांट्स हैं जिनमें हमें देखने के लिए मिलते हैं वैस्कुलर बंडल्स या ट्रू रूट स्टेम लीफ, किसमें देखने के लिए मिलती है, टेरिडोफाइट्स में। तो इनको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ट्रैक्योफाइटा। फर्स्ट ट्रैक्योफाइटा का मतलब है ये वो प्लांट्स हैं जिनमें हमें प्रॉपर वैस्कुलर टिश्यूज देखने के लिए मिल रही है, वैस्कुलर बंडल्स देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसमें हमें प्रॉपर जाइलम एंड फ्लोएम फर्स्ट टाइम देखने के लिए मिलता है। ठीक है बच्चों, जिम्नोस्पर्म्स अपने वो प्लांट्स हैं जिनमें हमें फर्स्ट टाइम सीड देखने के लिए मिलती है, फर्स्ट सीड बियरिंग प्लांट्स, फर्स्ट सीड बियरिंग प्लांट्स। लेकिन बच्चों यहां पर अगर हम जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो इनकी सीड में काफी डिफरेंस होता है। इसको एक बार यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जो अपने जिम्नोस्पर्म्स है बच्चों, जिम्नोस्पर्म्स की जो सीड्स रहती हैं वो रहती हैं अपनी नेकेड सीड्स, मतलब सीड्स के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है। लेकिन जो अपनी एंजियोस्पर्म्स की सीड होती हैं बच्चों, दे आर कवर्ड बाय फ्रूट वॉल। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेजर डिफरेंस है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में। यहां पर जो सीड रहती है वो किससे कवर्ड है, सीड इज कवर्ड बाय फ्रूट वॉल, सीड इज कवर्ड बाय फ्रूट वॉल। मतलब यहां पर एंजियोस्पर्म्स की सबसे इंपॉर्टेंट खास बात ये होती है बच्चों, यहां पर हमें फ्लावर और फ्रूट फर्स्ट टाइम देखने के लिए मिलता है। फ्लावर एंड फ्रूट आर सीन फॉर द फर्स्ट टाइम।
ठीक है, यहां पर ना तो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर कोई फ्लावर है ना ही कोई फ्रूट है, नो फ्लावर एंड फ्रूट। ठीक है, तो ये कुछ कुछ मोटी मोटी बातें हैं बच्चों जो हमें क्लियर होनी चाहिए, एक बार इनको दोबारा से देख लेते हैं। फर्स्ट जिनमें सीड आई है, फर्स्ट टाइम वो प्लांट जिनमें सीड आई है वो है अपने जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, फर्स्ट टाइम जिनमें फ्रूट और फ्लावर बना है वो है अपने एंजियोस्पर्म्स। फर्स्ट टाइम जिनने एम्ब्रियो बनाया है, जाइगोट से एम्ब्रियो, मान लीजिए जाइगोट है 2n, इससे एम्ब्रियो फर्स्ट टाइम कहां बना है, फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो बना है ब्रायोफाइट्स में। और फर्स्ट टाइम वो कौन से प्लांट्स है जिनमें बच्चों जाइलम और फ्लोएम हमें देखने के लिए मिला है, वो है आपके टेरिडोफाइट्स। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन आप इस तरीके से एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बच्चों एल्गी को पूरा डिटेल में। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।